नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी जो कि केंद्र में संचार मंत्री और साथ साथ रेलवे के राज्य मंत्री हैं और गाजीपुर से हमारे सांसद हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी एक और बहुत पहचान है जो शायद कम लोगों को पता होगी कि ये प्रधानमंत्री के बहुत करीब और खास में से हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। तो ये बताइए मनोज जी कि गाजीपुर या अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश सडनली जैसे लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक उसमें माहौल में एकदम गर्मा गर्मी जो हो गई है प्रियंका गांधी के आगमन से, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 4.25 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत सरकार के विचार के केंद्र बिंदु में आ गया है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की एक लोकसभा सीट वाराणसी से सांसद हैं। सामान्य तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा पहले की सरकारों के द्वारा हुई, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो या मेडिकल कॉलेजेस का हो, इतने काम हुए हैं मैं समझता हूं कि शायद कभी नहीं हुआ था। प्रियंका वाड्रा जी को कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, उन्होंने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के गलियारे में आप लोगों के यहाँ ज़्यादा चर्चा है, मुझे लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इसकी नोटिस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए आपके राज्य के ऊपर आते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछली दफा सबसे जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी को वहां पर सीटें दी थी और इस बार का एक सर्वे आया है, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि आप लोगों को वहां जबरदस्त झटका लगने वाला है। सपा और बसपा के कॉम्बिनेशन के कारण आपको वहां से 48 सीटें कम हो रही हैं, ऐसा सर्वे में कहा गया है। तो आप लोग पिछली दफा जो था वो पूरा केंद्र था उत्तर प्रदेश, इस बार लगता है कि उत्तर प्रदेश आपके लिए अब बहुत मुश्किल की घड़ी जैसे हो गई है उत्तर प्रदेश की। मैं किसी सर्वे की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। यह सच है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ एक मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन 2019 लोकसभा का चुनाव मैं मानता हूं कि ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये लीडर का चुनाव है और लोग नरेंद्र मोदी जी को ही नेता के रूप में मतदान करेंगे। 4.25 वर्षों में इस सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, मैं समझता हूं कि पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि ये कभी संभव नहीं था। लेकिन 6 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर दे देना, 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचा देना, आज 95% घरों में बिजली पहुंच गई है और कुछ दिनों में देश में कोई घर नहीं होगा जहां बिजली न हो जाए। 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवास ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सरकार ने बना दिए हैं। 9 करोड़ शौचालय बना दिए हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। तो मैं मानता हूं कि ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद जो गाँव में दिख रही है, गरीब आदमी के दरवाजे पर दिख रही है। नहीं तो सामान्यतया भारत सरकार का अनुभव होता ही नहीं था लोगों को। लोग मानते थे जब ट्रेन में चढ़ते थे, बैंक जाते थे, हवाई जहाज में चढ़ते थे कि ये भारत सरकार है। मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो गांव में दिखाई पड़ रही है, गरीब के दरवाजे पर दिखाई पड़ रही है और 22 करोड़ परिवार सीधे लाभार्थी हैं। पिछला लोकसभा चुनाव 1 करोड़ 40 लाख मतों के अंतर से हम जीते थे। इस बार मैं मानता हूं कि अंतर और बढ़ने वाला है और उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें बढ़ सकती हैं, घटेंगी नहीं। अच्छा, अब और कहाँ बढ़ेंगी? अभी गुंजाइश लेकिन है। एक बात बताइए, देखिए ये सब सही बात है, मैंने माना ये राजनीतिक बातें हैं और क्या आपको लगता है कि मोदी लहर अब भी कायम है? क्योंकि ऐसा अगर ये होता तो सर्वे किसी चीज के तो आधार पर होगा ना मनोज सिन्हा जी। देखिए, मैं भी जमीन पर काम कर रहा हूँ और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मैं भी ठीक से समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि चाहे जो गठजोड़ हो जाए, देश की जनता एक मजबूत सरकार के लिए, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के लिए, एक निर्णायक सरकार के लिए, काम करने वाली सरकार के लिए वोट करेगी और फिर से मोदी जी को 2014 से ज्यादा बहुमत देगी। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि आप लोग रियलिटी से कुछ बाहर निकल रहे हैं? अगर आप जब कहते हैं कि बीएसपी और एसपी का गठजोड़ जो है वो आपको कहीं से भी आप उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर आपको नहीं लगता कि आप अगर उनके वोट परसेंटेज को मिला लें,
अगर आप उनके वोट परसेंटेज को मिला लें तो भाजपा ने जो वोट परसेंट 2014 में पाया था उससे 5 से ज़्यादा % ज़्यादा वोट है, तो कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट होगा। मैंने पहले ही शुरू किया कि सपा बसपा का गठजोड़ एक मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन सबसे हाल में कौन सा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में? कैराना लोकसभा का। कैराना लोकसभा में सपा बसपा कांग्रेस रालोद और भी जितनी पार्टियों का आप नाम ले सकती हैं वो सब मिलकर के लड़ रही थी। हुकुम सिंह जी की मृत्यु के बाद वो चुनाव हुआ। कैराना मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की 10 जो खराब सीटें हैं भाजपा के लिए उनमें से एक है। हुकुम सिंह जी लंबे समय से राजनीति में थे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, तो मोदी जी की लहर और हुकुम सिंह जी का व्यक्तिगत प्रभाव ये 2014 में जीत का कारण था। हुकुम सिंह जी की अनुपस्थिति में चुनाव हम लड़ रहे थे और सारा गठजोड़ बनने के बाद 46% वोट बीजेपी को मिला, जबकि सरकार बनाने के लिए वोट नहीं पड़ रहा था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं पड़ रहा था। इस बार जो वोट होगा देश में सरकार बनाने के लिए होगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा, तो ये जो 4% का अंतर दिख रहा है, मैं समझता हूँ बहुत आराम से इसे हम पाट करके विजय प्राप्त करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आपकी ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? कि ये राजनीति में सब लोग गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं मानता हूं कि उन्होंने जब स्वीकार कर लिया कि भाजपा से अकेले नहीं लड़ सकती है कोई पार्टी, प्रधानमंत्री जी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब कोलिशन ऑफ राइवल्स मैं कह सकता हूं, जिनका न नीतियों के आधार पर कोई संबंध है न वोट बैंक में कोई समानता है, केवल मोदी जी को हटाना है इसके लिए गठबंधन किए हैं और जनता चाहती है कि मोदी जी को फिर से प्रचंड बहुमत दे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर किसी 2 पार्टियों को लड़ने के लिए एक साथ आना ही पड़ा तो इसमें इतनी बीजेपी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि प्रॉब्लम, हमने कहा कि हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है, परफॉर्मेंस 5 साल की हमारी इतनी अच्छी है कि लोगों को लगा कि नेतृत्व के सवाल पर हम लड़ नहीं सकते, सरकार की परफॉर्मेंस के सवाल पर हम मुकाबला कर नहीं सकते, तो लोगों को लगा कि गठबंधन करते हैं और कोलिशन ऑफ राइवल्स बना करके A+B मैंने 2 धन 2 4। मैं समझता हूं कि राजनीति जो है मैथमेटिक्स से नहीं चलती है, राजनीति केमिस्ट्री से संचालित होती है और उसमें एक पदार्थ दूसरे से मिलता है तो तीसरा पदार्थ बन जाता है। तो मुझे लगता है यही परिणाम आने वाला है 2019 में। अच्छा, आपने प्रियंका गांधी को कहा कि उनका वजूद जो है अभी गांव में और उसमें नहीं है, लेकिन इसको तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की छवि जो है वो इंदिरा गांधी से मिलती है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में काम करती रही और उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया है। इसका मतलब डायरेक्ट जिसे बोलते हैं हेड ऑन प्रधानमंत्री जी या योगी जी के साथ में सामने में किया है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का यह अंदरूनी फैसला है, उन्होंने उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है। आप लोगों के यहाँ या दिल्ली में ज्यादा चर्चा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसको नोटिस नहीं ले रहा है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में 1.5 महीने से ज्यादा समय प्रियंका जी ने रायबरेली और अमेठी में दिया और अमेठी में एक विधानसभा सीट छोड़ करके सारी कांग्रेस हार गई, तो उनका परफॉर्मेंस भी हम जानते हैं। एक बात का संकेत जरूर मिलता है कि राहुल जी को अब ये बात समझ में आ गई है कि राजनीति के वो असफल खिलाड़ी हैं, इसलिए अपनी बहन को लाए हैं। दूसरी बात मैं मानता हूं कि सपा बसपा का जो गठजोड़ हुआ तो कांग्रेस से बात तक करने की जहमत नहीं उठाई इन लोगों ने। इस अपमानजनक स्थिति में कांग्रेस को लगा कि शायद प्रियंका वाड्रा को ले आते हैं तो शायद ये लोग बातचीत करें। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जिस तरीके से अभी माहौल उत्तर प्रदेश में बना है उसमें माहौल तो जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बन रहा है? नहीं, यहाँ आपको दिख रहा है। मैं तो समझता हूँ कि सामान्य रूप से कोई सप्ताह नहीं, इसमें 2-3 दिन मैं 8-10 सभा नहीं करता हूँ, तो जनता में तो मुझे बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। हाँ, यहाँ बैठ करके कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी जी के रहने से परेशानी है, वो बता रहे हैं कि देश में माहौल खिलाफ है। आपको क्या लगता है जो कांग्रेस सब जगह अपने वोट अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी तो उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? वो तो ऑब्वियसली बीजेपी के ही वोट को काटेगी। मुझे लगता है कि ट्रायंगुलर फाइट होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अच्छी बात है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई एक बड़ा विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, आप उसको कैसे हम देखें? स्वागत करेंगे और विपक्ष को ये बताना चाहिए कौन वो नेता है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने जा रहा है, तब देश को
मुझे लगता है कि देश की जनता को भी समझ आएगा कि ये किस तरह का गठबंधन है। ये बताइए कि आप लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, उस पर जब आप सरकार में आए, पिछले 4-4.5 साल में उस पर ठीक है कोर्ट में बहस चलती रही, ये होता रहा, लेकिन आपका एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वो आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने राम मंदिर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट स्टेटमेंट भी आ गया कि हम कोर्ट के बाद कोई फैसला लेंगे। आपका जो एक बड़ा परिवार है आरएसएस, उसकी लाइन कुछ और है और बीजेपी की या सरकार की लाइन आज की डेट में कुछ और लग चल रही है। उनका कहना है कि आप कानून लाइए, आप लोग कह रहे हैं जब कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो ये विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास कहीं नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र से बधी हुई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2014 के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को आप जरा एक बार फिर से पढ़िए। स्पष्ट रूप से उसमें हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, लेकिन वहीं हमने ये बात कही थी कि संवैधानिक दायरे में बने। दो ही रास्ते हैं, या तो न्यायालय इसमें कोई फैसला दे या आपसी राय मशविरा से बने। और मैं समझता हूं कि जो लाइन हमारी 2014 के घोषणा पत्र में थी उससे हम बंधे हुए हैं। वही बात सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। लेकिन देश ये भी जान रहा है कि श्री कपिल सिब्बल से लेकर के कांग्रेस के कौन नेता सर्वोच्च न्यायालय में बार बार ये कहते हैं कि इस मुकदमे की सुनवाई 2019 के बाद होनी चाहिए। हम प्रयत्न कर रहे हैं संवैधानिक तरीकों से कि मुकदमे की सुनवाई हो, सर्वोच्च न्यायालय देश के लोगों की भावनाओं का आदर करे और उसमें एक फैसला करे। तो आपको नहीं लगता कि जो आपका रैंक एंड फाइल है वो कहीं ना कहीं आपके इस मुद्दे पर आपसे कटने लगा है? क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास होने लगा है कि अब ठीक है संवैधानिक मामला है, अब वो संवैधानिक पीठ में जाएगा, उस पर जब डिसीजन होना होगा तो होगा। ये मामला कुछ ज्यादा ही खिंच चुका है अब। ये सच है कि इस मामले में काफी देरी हुई है और सरकार के नाते जो संवैधानिक प्रयत्न हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे कि मामले पर जल्दी सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और निर्णय करे। मैं समझता हूं कि हर संगठन अपने आदर्शों के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र से बधी है। वहीं जो दूसरे संगठन हैं, मैं समझता हूं उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, तो दूसरे संगठन की प्रतिबद्धता को हम प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन जब आरएसएस या वीएचपी के लोग इस पर जोर देते हैं, जब उनके आरएसएस के मोहन भागवत जी का जब बयान आता है, तो उससे लोग क्या समझें? ये विरोधाभास ना समझें? नहीं, मुझे लगता है इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। जो बात आदरणीय मोहन भागवत जी ने कही है वो 100 करोड़ लोगों की इच्छा है और उसका आदर होना चाहिए। सरकार का अपना दायित्व है, संविधान की हमने शपथ ली है और संविधान के दायरे में ही हम इसका हल खोजेंगे। लेकिन तो इसका मतलब ये तो माना जाए ना कि जो भी मसला है अब 2019 के चुनाव के बाद ही होगा। राम मंदिर पर कोई भी फैसला, कोई भी मसला, कोई भी डिसीजन जो है वो 2019 के चुनाव के बाद होगा। अब ये मैं कोई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख तय की है। सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से इतनी समझ है कि वो इसका संज्ञान लेगी और शीघ्र फैसला करेगी। अच्छा, आपने बताया कि आपकी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो तो आता है कि आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गिरता चला गया, नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इकोनॉमी में जो हुआ सो वो हुआ। आज की डेट में एनपीए जो है वो तो है ही है। मतलब रूरल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि किसानों के ऊपर आपकी सरकार अब कह रहे कि इलेक्शन से ठीक पहले कुछ डिसीजंस लेने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, ये ठीक है कि बहुत कुछ काम हुआ होगा, लेकिन ये भी ठीक है कि बहुत कुछ काम नहीं हुआ। ये सच है कि इतना बड़ा देश है कि सब कुछ 5 वर्ष में हो जाएगा, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 47 से लेकर 2019 तक वे 5 वर्ष कौन हैं जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? जरा आप बताएंगे मुझे। मुझे लगता है कि ये वही 5 वर्ष हैं 2014 से लेकर 2019 तक। अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है, आपको अंदाज है 9 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक में ऋण मिला है। ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है, किस सेक्टर में नौकरी की कमी हुई है? मैं कहना चाहता हूँ, ये ठीक है कि सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं, लेकिन 9 करोड़ लोगों को जिस तरह से मुद्रा बैंक में ऋण उपलब्ध कराया गया है,
वो एक नहीं 2-3 लोगों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हुए, रेलवे में 3 गुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, हाईवेज में 3 गुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, चाहे वो भारत माला हो, सागर माला हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रही है, मोटे तौर पर 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और मैं कह सकता हूं कि इसके कारण भारी मात्रा में रोजगार बढ़ा है। तो ये देश को गुमराह करने की साजिश है। जहां तक किसानों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर 10 दिन में कर्जे माफ नहीं हुए तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने खुद देखा होगा, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में खबर आ रही है, कर्जे तो माफ हो गए उनके पहले कैबिनेट डिसीजन। मैं वही बता रहा हूं कि कैबिनेट में माफ हो गए। किसी का 97 रुपया माफ हुआ है, किसी का 318 रुपया माफ हुआ है। और जिन्होंने कर्जा नहीं लिया था उनकी सूची चस्पा कर दी गई है, और कांग्रेस के नेताओं और उनके रिश्तेदारों का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा। चलिए आपके रेलवे पे ही आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने अनाउंस किया कि आप बम्पर भर्ती करने वाले हैं। 2014 में 13 लाख प्लस कुछ रेलवे के एम्प्लॉइज थे, आज की डेट में वो कुछ घट के 12 लाख प्लस कुछ हो चुके हैं। तो सडनली इलेक्शन से पहले ये लॉलीपॉप क्यों? आप पहले भी कर सकते थे। मैडम, ऐसा है कि ये भर्ती की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, ठीक है ना। जैसे जैसे जरूरत रहती है भर्ती करते। 1,37,000 भर्तियों का काम हमने पिछले 8 महीना पहले शुरू कर दिया था, इलेक्शन पर नहीं, और भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन से उस भर्ती का कोई मतलब नहीं है। जितनी जरूरत हमें रहती है उतनी भर्ती हम करते रहते हैं। आप टेलीकॉम के भी मंत्री हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये सब जो है ये मीडिया की उपज है कि ये बताना कि इकोनॉमी खराब है, ये है, तो फिर आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री इतने स्ट्रेस में क्यों है? कंसोलिडेशन पूरे दुनिया में हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान भी दुनिया के बाहर नहीं है। दुनिया के विकसित देशों को भी आप देखेंगी तो 3 या 4 सर्विस प्रोवाइडर प्लेयर रह गए हैं, और हमारे देश में भी मुख्य रूप से एयरटेल, जियो, आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होकर के 3, और एक सरकारी एंटिटी BSNL MTNL के रूप में है। 4 पर्याप्त प्लेयर हैं, कंपटीशन भी बना रहेगा। और एक सक्सेसफुल स्टोरी रही है टेलीकॉम सेक्टर की। सरकार को जब जहां जरूरत पड़ी सरकार ने इंटरवीन किया है, और मैं समझता हूं कि ये इंडस्ट्री स्टेबल हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जरा याद करिए, मोदी जी की सरकार के पहले 300 रुपए पर GB डाटा हुआ करता था, आज 21 रुपया पर GB डाटा है। अमेरिका और चीन मिलकर के जितना डेटा का यूज करते हैं महीने में, उससे ज्यादा आज हिंदुस्तान के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका श्रेय भी मोदी जी की सरकार को दिया जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में ही सबसे ज्यादा नौकरियां भी गई। मुझे नहीं लगता है। यह सच है कि कुछ छोटी कंपनियां बंद हुई जिसके कारण कुछ लोग बेरोजगार हुए, लेकिन यह भी सच है कि रिलायंस जियो ने जितनी नौकरियां गई हैं उससे ज्यादा नौकरियां दी हैं, अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं। अभी जो पॉलिसी लेकर के हम आए हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, 40 लाख लोगों को नए रोजगार के अवसर इसमें उपलब्ध होने जा रहे हैं। भारत नेट की इतनी बड़ी परियोजना हमने पूरी की है। फर्स्ट फेज पूरा किया, सेकेंड फेज भी हम पूरा कर लेंगे समय से 19 मार्च में। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 6 लाख गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने में यह देश सफल हो रहा है। तो इसका श्रेय मोदी जी की सरकार को दिया जाना चाहिए, और उसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिला है। हर गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट लग रहे हैं, तो कम से कम 2 लोगों को तो वहां रोजगार हम दे ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अल्टीमेटली आप कितनी सीट देख रहे हैं अपने एनडीए के लिए? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और भविष्यवाणी में नहीं करना जानता। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है कि 2014 में भी ऐसे ही लोग जोड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में क्या होगा, गुजरात में कितनी आएंगी। वो जब जनता मन बनाती है तो ये आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि 2014 से बड़ा बहुमत 2019 में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। तो आपके जो घटक दल हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही, चाहे अपना दल हो, चाहे सुहेल देव की पार्टी हो, सब कहीं ना कहीं आपसे चिटके हुए, क्या, क्यों? नहीं, हमारे अधिकांश सहयोगी हमारे साथ हैं, और अपना दल की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बड़े भाई के रूप में अपना दल को छोटा भाई मानते हैं, और हम उनकी चिंता करेंगे। सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सहयोगियों के लिए सदैव अच्छा रहा है, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो।
हमारे साथ सहयोगी दल रह करके अपना अस्तित्व भी बचा सकते हैं, अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ा सकते हैं। आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे नायडू जी, वो निकल गए। आपके तमाम सपोर्टर्स। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसमें बहुत अच्छा है। जो कांग्रेस के साथ सटा वो गया। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं तो आपकी बात पूछ रही हूँ। आप महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई, वहां देखिए क्या हुआ। आपके साथ ये नायडू जी थे, वो देखिए क्या हुआ। आज आपके साथ केसीआर थे, आप देखिए क्या हुआ। आपने एआईडीएमके को पूरी तरह से कोशिश की कि वो आपके साथ आए, वो ना आए। तो कोई भी तो आपके साथ आज की डेट में है नहीं। और लोग यही कह रहे हैं कि अगर एक घटक दल की सरकार बनती है तो बीजेपी के पास कहां से आएंगे घटक। मेरी पार्टी के 35 सहयोगी हैं, वो छोटी छोटी पार्टियां हैं। जिन लोगों का आपने नाम लिया है, महबूबा मुफ्ती हमारी सहयोगी थी। एक विशेष परिस्थिति कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद पैदा हुई, जिसमें बिना दो दलों के मिले हुए सरकार नहीं बन सकती थी। और इसलिए मैं समझता हूं कश्मीर के हित में, लोकतंत्र के हित में हमने फैसला किया था महबूबा मुफ्ती से मिल करके सरकार चलाने का। जिस दिन हमको लगा कि नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा असहमति बढ़े, उस दिन हमने समर्थन वापस लिया। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की जनता चंद्रबाबू को कभी माफ नहीं करेगी। चंद्रबाबू को ये पता है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में मोदी जी की सरकार ने कितना काम किया है उनके। और ये सच है कि विशेष राज्य का दर्जा अब दिया नहीं जा सकता है, ये फाइनेंस कमीशन ने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ। लेकिन मुझे वो बात मालूम है, जब वो स्वयं बैठे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, उस वर्तमान उपराष्ट्रपति जी उस समय मंत्री थे, और जो बात तय हुई थी एक एक बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। मैं मानता हूं कि वहां जो प्रतिद्वंदिता की राजनीति आंध्र प्रदेश में, उनको लगा कि उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो आंध्र प्रदेश का मुद्दा, स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा लेकर के आ गई, तो उन्हें लगा कि हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए एजीपी भी तो आपसे चिटक गया। असद वो तो हमेशा से आपके साथ रहा, वो भी चिटक गया। आप चिंता मत करिए। नहीं, हमारी चिंता नहीं, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, हमें क्या क्यों चिंता होने लगी? हमारे सहयोगी अधिकांश हमारे साथ हैं, और जिनको थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है उनको हम ठीक करेंगे, आप उसकी चिंता न करें। अच्छा, ये बताइए मनोज सिन्हा जी कि आप केंद्र में ही रहेंगे कि स्टेट में वापस भी जा सकते हैं? मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत अच्छे तरह से हूँ, प्रसन्न हूँ और मेहनत से काम कर रहा हूँ और चाहूंगा कि यहीं बना रहूं। चलिए, मनोज सिन्हा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थे, धन्यवाद अनुराधा जी। तो ये थे मनोज सिन्हा जी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।